डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजीत है और मैं पुरातत्व विज्ञानी हूँ। इस समय मेरी उम्र 50 साल है और मैं ये काम पिछले 30 सालों से कर रहा हूँ। जब से मुझे इसकी लत लगी है, बस पुरानी चीज़ों में मैं खोया ही रहता हूँ। देश और दुनिया में घूमता रहता हूँ और पुरानी चीज़ें देखकर मेरा मन खुश हो जाता है। भारतवर्ष से ज़्यादा पुरानी सभ्यता शायद आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। कहीं पर भी मिट्टी खोद लो, उसके नीचे कुछ ऐसा मिल जाता है जो रहस्यमय होता है और उन रहस्यों की गहराई में खोने के बाद बाहर निकलना बहुत मुश्किल भरा होता है। हमारे साथ 5 साल पहले मध्य प्रदेश में जो हुआ था, मैं आज आपको उसकी जानकारी देना चाहूँगा। उस समय मैं सरकारी संस्था के साथ काम कर रहा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड मैं ही था। बाकी विदेशों में भी कई खोजें करने के लिए गए हुए थे और हमारी ये 20 लोगों की टीम मध्य प्रदेश के एक मंदिर के पास की पहाड़ी में खोजबीन कर रही थी। माना जा रहा था कि ये पहाड़ी प्राचीन है और ये कुदरती नहीं है, इसे बनाया गया है। मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं किया करता था। मेरा मानना था मंदिर के नीचे हम खोद सकते हैं, शायद कुछ ना कुछ नया मिल जाए, लेकिन उस पहाड़ी के अंदर खोदने में हमें कुछ नहीं मिलेगा। मेरे कई साथी जो मेटल डिटेक्टर से उसके नीचे की कई चीज़ों के बारे में जानते थे, उनका कहना था कि नीचे भारी मात्रा में मेटल है, इसी कारण हमें वहाँ खोजबीन करनी चाहिए। उस मंदिर के नीचे कुछ नहीं था। मेरा मानना था जो शिलापट होते हैं, जो पत्थरों की चीज़ें होती हैं, वो इस तरह मेटल डिटेक्टर में नहीं आती और पत्थरों से बनी चीज़ें धातु से बनी चीज़ों से ज़्यादा कीमती होती हैं। ये मेरा मानना है। पुरानी सभ्यता की जानकारी कीमती नहीं होगी? आखिर उस धातु को ढूंढकर हमें क्या मिलेगा? मान लिया कि सोना भी मिल गया, लेकिन इतिहास की जानकारी थोड़े ना देगा सोना। असली चीज तो वो है जो हमें इतिहास की जानकारी देती है। कीमती से भी ज्यादा कीमती होती है वो चीज। लेकिन कहते हैं जिंदगी आपको सबक देती है। जब आपको लगने लगता है आप सब जानते हैं, वो आपके सामने आकर कुछ ऐसा बता जाती है, फिर आप सोचते हैं, अरे मैं तो गलत था, ये तो मैं समझ ही नहीं पाया। जब उस पहाड़ी में खोजबीन शुरू हुई थी, मेरी ज़बान से भी यही शब्द निकले थे। वो पहाड़ी के नीचे खुदाई का काम शुरू हुआ। वहाँ पहले कुछ पत्थर मिल रहे थे। मेरा मानना था साधारण पत्थर हैं, लेकिन हम जब किसी जगह की खुदाई करते हैं, बड़े आराम से करते हैं। थोड़ा थोड़ा हम खोदते गए। ध्यान दिया हमने, वो पत्थर एक के ऊपर एक रखे हुए थे। कुछ दिनों में हम ये समझ चुके थे ये दीवार थी, ना कि साधारण पड़े हुए पत्थर। यहाँ पूरे के पूरे कमरे बनाए गए थे और ये काफ़ी पुरानी सभ्यता की ओर इशारा कर रहे थे। कितने पुराने हो सकते हैं? हमने ध्यान से देखा तो ये 2000 साल पुरानी दीवारें थी। मेरी आंखें चकाचौंध हो गई थी। अरे वाह, यहाँ मिलेगा जो काम का मिलना चाहिए। तब मुझे मेरे कई पुरातत्व विज्ञानी साथियों ने बताया, उन्हें पहले से इस पहाड़ी पर शक था। मान लीजिए सपाट जगह पर अगर कोई एक साधारण सी पहाड़ी बनी हुई है, हम उसे कुदरती समझकर आगे निकल जाएंगे। लेकिन जो मेरा साथी था ना, वो हर बार कुछ अलग सोचा करता था। उसने कहा, ऐसी पहाड़ी सपाट मैदान पर बनी हुई है, इतनी आसानी से नहीं बनी। हो सकता है यहाँ पहले कुछ बनाया गया हो, उसके ऊपर मिट्टी पड़ती गई और 2000 साल में कोई बड़ी इमारत भी हो ना, उस पर मिट्टी पड़ती जाएगी और वो एक पहाड़ी का रूप ले लेगी। अंदर का पूरा ढांचा तो धंस जाएगा ना, वो भी गल जाएगा, मिट्टी का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन हमारा काम है इन पर्दों को उठाना, रहस्य को सामने लेकर आना। खुदाई करते गए हम। कई दिनों तक हम खुदाई करते जा रहे थे। अगले 3 महीनों में हमने वहाँ पर काफ़ी खुदाई की। काफ़ी ज़्यादा ढांचे मिले, पुराने घड़े मिले थे, पुराने हथियार मिले थे जो 400 से 500 साल पुराने थे। लेकिन हमें 1000 से 2000 साल पुरानी चीज़ें चाहिए थी, वो मिल नहीं रही थी।
एक जगह खोदते खोदते हमारे एक आदमी को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी। दरअसल हम उस पहाड़ी के ऊपर की तरफ आराम से खुदाई कर रहे थे। अचानक ज़मीन धंस गई और वो नीचे गिर गया। 12 फुट की गहराई में गिरा था। वहाँ जैसे छत सी बनी हुई थी, वो उसने जैसे तोड़ दी और पुरानी मिट्टी की छत सी थी। वो एक कमरे में गिरा था। अब वो कमरे में तो पहुँच गया था, लेकिन उसकी टांग टूट चुकी थी। उसे वहाँ से छुट्टी मिल गई। वहाँ सीढ़ी लगाकर जब हम अंदर गए, वो पत्थर की बनी दीवारें थीं, 800 साल पुरानी दीवारें। लेकिन कमाल की चीज़, वहाँ एक और छेद था जो उसके भी नीचे जा रहा था। जैसे ही उस छेद के हम नीचे गए, वहाँ की दीवारों का निरीक्षण 7 दिनों में हुआ था। वो 1200 साल पुरानी दीवारें थी। कमाल की बात देखिए, वहाँ एक और छेद। जैसे ही उस छेद से हम नीचे गए, वहाँ भी एक बड़ा हॉल बना हुआ। देखने में ऐसा लग रहा था ये कोई बड़ी सी गुफा हो, लेकिन चारों तरफ पत्थर और हड्डियाँ चिपकाई हुई थी। ये कमरा बनाया हुआ था। और वहाँ जब हमने उसका निरीक्षण किया तो पता चला 1700 साल पुरानी वो दीवारें। ये हलचल मचाने के लिए काफ़ी थी, लेकिन इस खबर को बाहर निकालने से पहले वो एक तरफ बना हुआ छेद, उसके भी नीचे। कहते हैं हर चीज़ एक पैटर्न में होती है। जिस तरह से हर बार नीचे आते आते हमें एक पैटर्न मिला है कि पुरानी चीज़ हमेशा नीचे निकल रही है, तो इससे भी पुरानी चीज़ इसके भी नीचे निकलेगी। एक बड़ी पहाड़ी थी, उसके काफ़ी अंदर तक, हम काफ़ी गहराई तक जा चुके थे। एक और छेद दिखा था और उसके बाद सबसे पहले मैं नीचे उतरने वाला था। जैसे ही उस छेद से मैं नीचे उतरा, वहाँ भुरभुरी सी मिट्टी थी, बहुत चीज़ें गल चुकी थी। अंदर बहुत कीड़े थे, बिच्छू मिले थे हमें, लेकिन नीचे फर्श पत्थर का था और कोई छेद नहीं। सामने हमने लाइट्स लगा दी। हम निरीक्षण करते उससे पहले हमें जो दिखा था उसने हमारी आंखें चुंधिया डाली थी। ये एक बहुत खूबसूरत सा बना हुआ एक कक्ष लग रहा था। ज़मीन के इतना नीचे दीवारों पर कलाकृतियाँ थी जो इतने समय बाद शायद खराब हो गई थी। अंदाज़ा लगाया मैंने, 2000 से 2500 साल पुरानी चीज़ें होंगी ये, यानी हम इतिहास तक बदल सकते हैं। यकीनन यहाँ काम की चीज़ मिलेगी। बड़ी बड़ी फ्लड लाइट्स लगा दी थी हमने, बड़े बड़े लोहे के वो पाइप्स लगा दिए थे हमने, ताकि छत नीचे की तरफ ना गिर जाए। अमूमन जब भी गुफाओं में हम जाते हैं ना, कई बार ये गुफाएं धंस जाती हैं और लोग वहीं पर फंस कर मर भी सकते हैं। तो पहला काम तो नीचे पहुंचने के बाद यही होता है कि छत को सहारा देने के लिए चीज़ें टिकाई जाएं, ताकि कुछ बुरा भी हो जाए हम जिंदा बच पाएं। इसके बाद वहाँ कोने में एक अजीब सी चीज़ थी, एक पत्थर का बना हुआ दरवाज़ा और चारों तरफ बड़े बड़े शिलापट्ट से। इसी के साथ 2 औरतों की मूर्तियाँ बनी हुई, अर्धनग्न औरतों की मूर्तियाँ। पुरानी कलाकृतियाँ लग रही थी और पत्थर वो खराब नहीं हुए थे, साफ सुथरी कलाकृतियाँ जैसे नई सी ही हों। वो अर्धनग्न स्त्रियों की कलाकृतियाँ थी और शरीर का नीचे का हिस्सा उन्होंने कपड़ों से ढांक रखा था। वो साड़ी जैसी चीज़ थी, जबकि ऊपर कुछ नहीं पहना हुआ। उनकी जो चोटी थी काफ़ी लंबी थी, घुटनों तक आई हुई, और चेहरे पर मुस्कुराहट। यकीन मानिए, जिसने भी इन कलाकृतियों को बनाया होगा ना, ऐसी मूर्तियों को बनाया होगा, वो बहुत अच्छा कलाकार होगा। ऐसी कला सच में देखने को नहीं मिलती, असली जैसी लग रही थी वो। अब उन शिलापट्टों पर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। मैं धीरे धीरे उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा था। मेरा मानना था मुझे संस्कृत आती है, लेकिन वो शिलापट्टों के ऊपर लिखा हुआ था विषकन्या। उसके नीचे जो लिखा हुआ, यकीन कीजिए मैं पढ़ नहीं पा रहा। मान लिया मैं संस्कृत का छोटा मोटा ज्ञानी हूँ, लेकिन इतने बड़े बड़े शब्द मेरे सर के ऊपर से निकल रहे थे। भाषा जितनी पुरानी होती है ना, उतनी ही मुश्किल भी होती है। मैं तो समझ गया, कुछ भी पता नहीं चल रहा, लेकिन मैं तस्वीरें खींचता गया। इसके बारे में अच्छे से मुझे पता तो करना होगा। 2 दिन तक हम वहाँ निरीक्षण करते रहे, दीवारों का निरीक्षण, इसी के साथ आसपास पत्थरों का निरीक्षण, उन मूर्तियों का निरीक्षण। हमें काम की चीज़ें मिल रही थी, लेकिन अभी बाहर बता नहीं सकते थे। जब तक पूरी तरह से तलाशी ना ले ली जाए, सब कुछ पता ना लग जाए, हम रिपोर्ट बाहर नहीं भेजते। इतने महीनों की रिपोर्ट हमने संभाल कर रखी थी।
अब समय था दरवाज़ा खोलने का। वो जितने भी शिलापट थे, वहाँ जो भी लिखा हुआ था वो सब निकाले जा चुके थे। एक बड़ा शिलापट था जो कि उस दरवाजे के ऊपर चिपका हुआ। ये एक पतली सी धातु की पट्टी सी लग रही थी। उस पट्टी के ऊपर कुछ लिखा हुआ और ऊपर संस्कृत का वो शब्द जो मेरी समझ में आ रहा था, बाकी कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस शब्द का अर्थ था विषकन्या। बाकी समझने के लिए मुझे उस पर रिसर्च करनी थी। हमारे लीडर को मैंने पहले ही कह दिया, मुझे रिसर्च करना बहुत ज़्यादा पसंद है। जितने भी शिलापट हैं उस पर क्या लिखा है पहले हमें वो पता करना होगा, उसके बाद इस दरवाजे को हम हाथ लगाएंगे। ऐसे किसी दरवाजे को हाथ नहीं लगाना चाहिए। हो सकता है दरवाजे के पीछे कुछ बना हुआ हो जो बहुत ज़्यादा कीमती हो, हम उसे तोड़ नहीं सकते, फिर कहीं और से छेद करना होगा अंदर जाने के लिए। उनका कहना था तुम्हारे पास 2 दिन है। मैंने कहा 2 दिन? 2 दिन में मैं इतना पता नहीं कर सकता। पुरानी संस्कृत पर शोध करने के लिए कई बार महीनों का समय लग जाता है और उन्होंने कहा था महीनों के लिए हम नहीं रुक सकते। ये बहुत बड़ी खोज है, इससे हमें बहुत कुछ मिलेगा, हमारा नाम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम रुक नहीं सकते। मैं अब उन शिलापट्टों पर काम करने लगा था 2 दिनों तक। विषकन्या के वो पहले शिलापट्ट पर जो शब्द लिखे थे, पहले तो संस्कृत का एक शब्द इतना लंबा होता है, उसे ट्रांसलेट करने में समय लग रहा था। आज जो संस्कृत हम समझते हैं, जो पढ़ते हैं, वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं कही जा सकती। कई पुराने ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ आज कहीं पर मिलता ही नहीं। अगर कहीं पुराने शिलापट्ट पर वो शब्द आपको मिल जाए तो उसका सही अर्थ पता करने में काफ़ी समय लग सकता है। आपको ऐसे लोग ढूंढने होंगे जो उसे समझ पाएं। और मैं इंटरनेट पर ऐसी चीज़ों की रिसर्च करने के लिए ऐसे खास लोगों को जानता हूँ। उन्हें मैंने अपने पास बुलाने की कोशिश तो की थी, लेकिन वो और कामों पर लगे हुए थे। तब मैं 2 दिनों तक वो पहले शिलापट्ट पर ही रिसर्च करता रहा था और वहाँ पर मुझे जो जो जानकारी मिली थी, उस जानकारी से भी उस दरवाजे को खोलने के बारे में ज़्यादा पता नहीं लगा। विषकन्या, उस पहले शिलापट्ट की पहली लाइन वो थी और उसके नीचे लिखा हुआ था, ये 2 विषकन्याएं इस दरवाजे की सुरक्षा करती हैं। ये दरवाज़ा आसानी से खोला नहीं जा सकता। इस दरवाजे के पार जो है वहाँ किसी को भी हाथ लगाने की आज्ञा नहीं है। पहले शिलापट्ट में मैंने काफ़ी कुछ ऐसा ही ढूंढा। हर लाइन में यही लिखा हुआ था कि हाथ नहीं लगाना है, दरवाज़ा नहीं खोलना है, अंदर जो है बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, विषकन्याएं उसकी सुरक्षा करती हैं, ये प्रतिमाएं उसकी सुरक्षा करती हैं। इसके बाद ये संदेश मैंने अपने साथियों तक पहुंचा दिया था। जब उस शाम मैं वहां पहुंचा था तो दरवाजे को खोलने के लिए वो निरीक्षण कर रहे थे। मेटल डिटेक्टर से दरवाजे को दिख रहे थे, अंदर से उसकी स्कैनिंग करने की पूरी कोशिशें कर रहे थे। वो एक कैमरा अंदर डालना चाहते थे, एक छेद करके। मैं उन्हें मना कर रहा था कि पहले शिलापट्ट पर ये लिखा हुआ है, बाकी शिलापट्टों को मैं ट्रांसलेट कर तो पाऊंगा, लेकिन वो मुश्किल शब्द हैं, मुझे और समय चाहिए। वो मान नहीं रहे थे। उसके बाद जैसे ही उस दरवाजे के अंदर वो छोटा कैमरा डाला गया, उसके बाद सबसे पहले तो दरवाजे की उल्टी साइड पर वो कैमरा मार के देखना था। वहाँ कोई काम की चीज़ तो नहीं। धक्का देकर पत्थर को घसीट कर पीछे तक ले जाना था, उससे वो पत्थर वाला दरवाज़ा टूट तो नहीं जाएगा। तीसरे ही दिन उन्होंने दरवाज़ा खोलने का निर्णय ले लिया था और मैं वहाँ खड़ा उन्हें मना कर रहा। धक्का दे दे कर उन्होंने वो दरवाज़ा खोल डाला। दरवाज़ा टूटा नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ और सब तालियां बजा रहे थे। अब हम उस कमरे के अंदर जा सकते थे। बड़े बड़े मकड़े के जाले लगे हुए थे, अंदर काफ़ी कीड़े थे। ये चींटियाँ लगभग 6-6 इंच की थी, जैसे चूहे हों। इसे देखकर भी उन सब के होश उड़ गए थे। ये कैसी चीज़ है अंदर? वहाँ कई कपड़े पड़े हुए थे, उन कपड़ों के ऊपर वो बड़ी बड़ी चींटियाँ जैसे चिपकी हुई। हमें पहले तो ऐसा लगा था ये किसी तरह के रत्न हो सकते हैं, स्टोन हो सकते हैं। अचानक वो हिले और इधर उधर भागने लगे। वहाँ कई छोटे छोटे छेद थे जो जैसे चूहों ने बनाए हों, लेकिन इन चींटियों ने बनाए हुए थे। उन छेदों में वो चींटियाँ चली गईं। उसके बाद हमारे साथी कह रहे थे हमें अंदर जाना होगा, ये मकड़े के जाले अंदर कुछ देखने नहीं दे रहे। मैं उन्हें कह रहा था कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, उसे शिलापट्ट पर साफ साफ लिखा हुआ है। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें माननी पड़ती हैं।
वो मुझे अंधविश्वासी मानते थे। भले ही वो सब भी सनातन धर्म को मानते थे, इसी के साथ वो नास्तिक भी थे। मैं भी कोई पूरी तरह से आस्तिक नहीं हूँ, मैं भी आधा नास्तिक जरूर हूँ, लेकिन ऐसी चीज़ों पर थोड़ा बहुत यकीन तो करना पड़ता है, इज्जत तो करनी पड़ती है। वो नहीं कर रहे थे। मैं कह रहा था जूते पहनकर अंदर मत जाओ, हो सकता है ये कोई मंदिर हो, हमें आस्था का ख्याल तो रखना होगा ना। लेकिन वो कह रहे थे एक गलती तो माफ़ होती है। पहले वो लड़की अंदर की तरफ गई थी, जिसे बहुत जल्दी थी। मकड़ों के जाले बड़ी आसानी से वो हटाए जा रहे। वहाँ 17 लोग थे, 3 बाहर खड़े थे और वो 3 भी कह रहे थे हमें भी अंदर आना है, हमें देखना है। वो कमरा बहुत बड़ा था। जब उस लड़की ने वो मकड़े के जाले हटा दिए, एक एक करके वो सभी अंदर जाते रहे जिन्हें मैं मना करता जा रहा था। वो एक बहुत बड़ा कमरा था। चारों तरफ पुराने बर्तन पड़े थे जिनके ऊपर मिट्टी जमी हुई थी। लगभग कह सकते हैं 2000 सालों से ये कमरा बंद सा लग रहा था। अंदाज़ा हमने ये लगाया हुआ था। अंदर पहुंचने के बाद जब उन बर्तनों के ऊपर से फूंक मारकर मिट्टी हटाई जानी शुरू हुई ना, वो सोने के बर्तन थे और सब छलांगे लगाने लगे। वो पूरा का पूरा कमरा उन सोने के बर्तनों से भरा हुआ था। पुराने पुराने डिज़ाइन, कुछ बर्तन हैं या हथियार हैं हमारी समझ में नहीं आ रहा था। बिल्कुल बीच में एक तलवार पड़ी हुई थी। वो तलवार देखकर सब कह रहे थे ये पुरानी तलवार है जो इतिहास बदल सकती है, ये सोने की बनी होगी। अब एक एक करके सब अंदर जा चुके थे। मैं बाहर था। मैं इस चीज़ की इज्जत करता था। सब मेरी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करने लगे थे, तो मैं सोचने लगा मुझे अंदर जाना चाहिए या नहीं चाहिए। उसके बाद जैसे ही मैंने उनकी बातें मानकर पहला कदम अंदर रखा था, मुझे लगने लगा था मैं गलत कर रहा हूँ। पहले शिलापट्टों को पढ़ना होगा, उसके बाद ही मैं कदम आगे रखूँगा। मैंने एक कदम आगे रखा था, एक पैर मेरा बाहर था। उसके बाद जो मैंने कदम अंदर रखा था वो भी बाहर खींच लिया और मैं उन्हें कहने लगा, तुम रिसर्च करना चाहते हो तो कर लो। मैं शिलापट्ट पर जो पढ़ चुका हूँ मैं उसे मानता हूँ, मैं अंदर नहीं आऊँगा। अब अंदर से जश्न मनाया जाना शुरू हो गया था। सामान को सब बाहर निकालने लगे थे। एक एक करके वो सारा सामान बाहर निकाला गया। बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा था वो सब कुछ, सोने और चांदी से बना हुआ। वहाँ हीरे जवाहरात के मुकुट भी पड़े हुए। और वो तलवार जब म्यान से निकाली गई थी ना, वो एक पत्थर की बनी हुई तलवार थी। पत्थर को हाथ से तराशा गया हो जैसे, बहुत ही महीन महीन सा। उसे देखकर सबकी आंखें नीचे को हो गई। अरे यार, ये तो पत्थर की है, क्या घटिया सी तलवार है। हम तो सोच रहे थे ये सोने की तलवार निकलेगी और इतनी पुरानी सोने की तलवार देखकर बहुत ज़्यादा चर्चाएं होंगी। लेकिन कोई बात नहीं, ये सब सोने का सामान भी हमारे काम आएगा ना। सब खुशी मना रहे थे और मुझे खुशी उस पत्थर की तलवार से थी। मैं कह चुका हूँ ना, धातु कीमती नहीं होती, ऐसी चीज़ें कीमती होती हैं जो सोच से परे हो। कैसा पत्थर था वो, काला काला सा, ऐसा लग रहा जैसे धातु हो। था वो पत्थर ही, चमकीला सा, बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ था। हर पत्थर में छोटे छोटे छेद होते हैं। जब आप उस पत्थर पर पानी डालोगे ना तो पानी सोख लिया जाएगा, छेद के अंदर चला जाता है। लेकिन ये पत्थर की तलवार पूरी तरह से धातु की तरह थी। पानी ऊपर रखा था मैंने, लेकिन पानी की एक बूंद ऊपर टिकी रही, अंदर जरा भी नहीं गई थी। मैं ताली मार रहा था, यार ये है सबसे कीमती चीज़। और बाकी मुझ पर हंस रहे। मेरे रिसर्च करने का तरीका अलग था, उनका रिसर्च करने का तरीका अलग था। उसके बाद सामान को बाहर निकाला जाना शुरू हो गया। काफ़ी म्यूज़ियम जिनमें बात चलने लगी थी और इस खबर को न्यूज़ में अब भी लाया नहीं जा रहा था। जब तक पूरी तरह से खोजबीन ना हो जाए खबर बाहर नहीं निकाली जाती। इसके बाद ये सामान बाहर निकालना शुरू हो गया। सरकारी तौर पर हमें निर्देश दिए गए थे, यह बात हम बाहर जाहिर नहीं कर सकते। मैं अब रिसर्च पर लगा हुआ उन शिलापट्टों के, मैं उस संस्कृत के शब्दों को ट्रांसलेट करना चाहता था और इंटरनेट के हाथ खड़े हो गए। ये शब्द उसके सर के ऊपर से निकल रहे थे और मुझे ढूंढने थे वो इंसान जो पुरानी संस्कृत जानते हैं। कुछ पुरानी किताबें कहीं ना कहीं तो होंगी ना जिसमें इन शब्दों के अर्थ साफ साफ लिखे होंगे। मुझे लगा दक्षिण भारत में घूमना होगा,
कुछ ऐसे पुराने बुजुर्ग हैं जिनके पास पुरानी किताबें हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी इन किताबों को संभालते आ रहे हैं। कुछ पुराने लकड़ी के फट्टे जिस पर ऐसे शब्द होते हैं कि वो संस्कृत को गूढ़ तरीके से जान पाते हैं। दक्षिण भारत गया था मैं, मुझे नहीं पता था पीछे से क्या क्या चल रहा है, लेकिन वो 2 शिलापट्टों का असली ट्रांसलेशन मैं करवा पाया था उनसे। बाकी शिलापट वो भी समझ नहीं पा रहे, अब उनकी हद से भी बाहर थे वो। लेकिन जो ट्रांसलेट हो पाया था वो काफ़ी ज़्यादा डरावना था। वहाँ लिखा हुआ था कि इस दरवाजे के अंदर रखी हुई वो सारी कीमती चीज़ें अलग अलग साम्राज्य की हैं। यानी एक गिलास जो हम मान रहे थे बाकी गिलासों से अलग है। हम पहले भी ये कह रहे थे कि कोई भी एक चीज़ जैसे एक चम्मच दूसरे चम्मच से मैच नहीं करता, एक मूर्ति दूसरी मूर्ति से मैच नहीं करती। अब इस शिलापट्ट को पढ़ने के बाद ये समझ में आ गया था ऐसा क्यों है, क्योंकि हर साम्राज्य से एक चीज़ को वहाँ रखा गया है। इतिहास की कितनी जानकारी उस एक कमरे में थी, ये सोचकर मेरी आंखें ऊपर की तरफ खुल गई थी। कमाल है, कमाल है, इतने साम्राज्य, हर साम्राज्य का एक एक कीमती चीज़ यहाँ है। फिर मैं गिनने लगा कितनी चीज़ें होंगी, हज़ारों के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से। अब उस शिलापट्ट की आगे की जानकारी कुछ अलग सी थी, डराने वाली। वहाँ लिखा गया था कि जब भी वो साम्राज्य का विनाश हुआ, उस साम्राज्य की एक चीज़ को यहाँ रखा गया। जब साम्राज्य फल फूल रहा था तब नहीं, जब खत्म हो रहा था तब, जब अंत हुआ तब आखिरी चीज़ यहाँ पहुँची। फिर मैं अंदाज़ा लगाने लगा कितने साम्राज्यों का अंत हुआ। कुछ साम्राज्य तो काफ़ी लंबे चले थे ना, आखिर इसका खास मतलब क्या है? पूरे शिलापट्ट में यही चीज़ें थी। कौन कौन से साम्राज्य, उनके नाम थे। एक ही शब्द में कई ऐसे साम्राज्यों के नाम बताए गए थे। वो सब का अंत हुआ। अगले शिलापट्ट में ये बताया गया साम्राज्य का अंत कैसे हुआ था। अंदर रखी वो जो तलवार है उसे शक्तिशाली अस्त्र कहा जाता है। वो अस्त्र का नाम काफ़ी अजीब था, वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन वो जो तलवार है उसे उधार मांगा गया है किसी शक्तिशाली व्यक्ति से, या कह सकते हैं किसी शक्तिशाली शक्ति से। वो तलवार उधार मांगी गई साम्राज्यों को जीतने के लिए, लेकिन इस तलवार की शक्ति के आगे कोई टिक तो नहीं सकता। ये अंत में आपसे कुछ अलग चीज़ भी मांगती है, ये अंत में विनाश मांगती है। तलवार को उधार मांगने के बाद आप किसी का भी अंत कर सकते हैं। कोई शक्तिशाली से शक्तिशाली भी हो, उसका अंत भी होता है, लेकिन उसके अंत के बाद आपका अंत भी होता है। ये शक्तिशाली तलवार का एक श्राप है। अब ये चीज़ों के बारे में उस शिलापट्ट में बताया गया था। मैंने अब इन 2 शिलापट्टों पर जो जो पढ़ लिया था वो सब मैं इकट्ठा कर चुका था। जैसे ही मैं वापस पहुंचा, मैं अपने साथियों को ये बताना चाहता था। हम काम भी ऐसे करते हैं, कहीं पर चले जाएं तो बताकर नहीं जाते कितने दिनों के लिए जा रहे हैं। काम खत्म होने के बाद वापस आना होता है, तब कांटेक्ट में आना होता है अपने साथियों के। जब अपने साथियों के कांटेक्ट में मैं आया, मुझे एक जानकारी मिली। हमारी टीम में एक मौत हो चुकी थी, जिसके बारे में सब सदमे में थे। वो लड़की जो बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया करती थी, बहुत ज़्यादा निडर थी, खुद को आगे रखना पसंद करती थी, वही लड़की ना जो सबसे पहले कमरे के अंदर गई थी, उसकी मौत हो चुकी है। और मौत बहुत अजीब तरीके से, किसी ने उसे जहर दे दिया। जहर देने के कारण वो मर चुकी है। अब ये खबर जब मुझे मिली तो मैं काफ़ी ज़्यादा मायूस हो गया था। वो बहुत अच्छी थी, वो निडर थी, बातें काफ़ी बढ़िया तरीके से करती थी, और मेरे भी कई बार उसने काम किए थे। मुझे कभी कभी पैसों की ज़रूरत रही, क्योंकि हमारी तनख्वाह कभी कभी रुक भी जाती है, तो वो मुझे पैसे दिया करती थी। वो अमीर घर से थी, लेकिन ये काम वो पैसों के लिए नहीं कर रही थी, शौक के लिए कर रही थी। उसकी मौत ने मुझे भी एक झटका सा दिया था, लेकिन ये मौत नहीं, कत्ल था। किसी ने उसे जहर दिया था और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने में लगी हुई थी। मैं भी जानना चाहता था कौन है जो उसे जहर दे सकता है। इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला था। कई दिन पहले उसकी मौत हो चुकी थी, आज तक उस कातिल को ढूंढा नहीं जा सका।
कहते हैं कि वो अपने अपार्टमेंट में अकेली थी, इस खास चीज़ पर रिसर्च कर रही थी, यानी यहाँ क्या क्या मिला है, ये सोने के बर्तन कौन सी सभ्यता से जुड़े हैं। लेकिन उस रात कोई उस अपार्टमेंट में आया, उसे जहर देकर मार कर चला गया। उसने ज़रा भी जैसे लड़ने की कोशिश नहीं की, उसे जैसे पता ही ना चला हो। जो जहर दिया गया है वो भी उसके मुंह के ज़रिए दिया गया, कुछ ना कुछ पीने वाली चीज़ उसे दी गई, वो पीकर वो मारी गई और उसने लड़ने की कोशिश नहीं की। शायद कातिल कोई अपना था जिस पर वो यकीन करती थी। ये खबर तो मुझे फ़ोन पर ही मिल गई थी जब मैं टीम से मिलने के लिए उस बड़ी पहाड़ी के पास वाले उन घरों में गया। वहाँ कुछ और नया पता चला। अब ये उससे भी ज़्यादा अजीब था। अंदर उस गुफाओं में जो 2 मूर्तियाँ थीं, जिसके आसपास बड़े बड़े शिलापट लिखे थे कि विष कन्याएं, वो दोनों मूर्तियाँ गायब थी। कोई उन्हें चुरा कर चला गया और किसी को पता तक नहीं चला। वहाँ 7 सिक्योरिटी गार्ड थे जो मंदिर के बाहर वाले इलाके को घेरे हुए थे। कोई रात के वक्त भी अंदर नहीं गया। किसी ने अंदर जाते हुए किसी को भी नहीं देखा। फिर वो मूर्तियाँ कौन चुरा कर ले गया? और सबको डर ये था कोई सोने की कोई चीज़ तो चुरा कर नहीं लेकर गया। वहाँ अंदर ही सोने के वो बर्तन, सोने की मूर्तियाँ भी पड़ी थी और गिनती करने के बाद पता चला कोई सोने की मूर्ति गायब नहीं हुई थी, कोई ग्लास गायब नहीं हुआ था। वो बड़ी बड़ी भारी मूर्तियाँ कोई उठा कर ले गया, सोने को हाथ नहीं लगाया। ये एक बहुत बड़ा रहस्य था। उस शाम मैं दोबारा रिसर्च करने के लिए शहर की तरफ गया था और शहर में जब मैं एक कॉफ़ी शॉप में बैठा हुआ था, वहाँ एक खूबसूरत सी लड़की बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। वो एक बड़ा सा गुलदस्ता लेकर आई थी और सामने टेबल पर उसने गुलदस्ता रखा। इसी के साथ उसने एक बड़ी सी डिब्बी रखी थी। शायद उस डिब्बी में कोई अंगूठी थी। हो सकता है वो किसी को प्रपोज करने वाली थी। काफ़ी देर मैं वहाँ इंतज़ार करता रहा। मेरा एक साथी आने वाला था। वो सुबह से मुझसे मिला ही नहीं था। मुझे लगा शाम को उससे यहाँ पर मिलूँगा। शाम के वक्त वो यहाँ पर आता है और उसने अपना अपार्टमेंट नंबर नहीं दिया है। वो नहीं चाहता कि दिन के वक्त उसके घर पर कोई आए और मैंने उसे सुबह फ़ोन किया था शाम को इतने बजे यहाँ पहुँच जाना। वो पहुँचा ही नहीं। मैं वहाँ इंतज़ार कर रहा था और मैंने देखा वो लड़की भी किसी का इंतज़ार कर रही थी, देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत। और जैसे जैसे समय बीतता गया मैं ज़्यादा दुखी नहीं था। हम लड़के ज़्यादा दुखी होते भी नहीं। कई बार हमारे दोस्तों को कोई काम निकल आता है और मैं उसे फ़ोन किए जा रहा था, मेरा दोस्त फ़ोन नहीं उठा रहा था। मुझे लगा साला चला गया होगा कहीं और पता नहीं मुझे यहाँ पर बिठा रखा है, मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। और वो लड़की धीरे धीरे उदास हो रही थी। पता नहीं मैं क्यों वहाँ पर रुका हुआ था। अमूमन मेरा दोस्त जब इस तरह से धोखा दे देना, वहाँ समय पर ना पहुँचे, गुस्से में मैं निकल जाता हूँ। आज जैसे एक अजीब सी आस के साथ वहाँ बैठा था कि ये जिसका इंतज़ार कर रही है ना, वो आ जाए फिर निकलूँगा। मैं उसे उदास देख नहीं पा रहा था। इतना मुस्कुराता हुआ चेहरा धीरे धीरे जैसे ढलता सा जा रहा था। 1.5 घंटे बाद मुस्कुराहट उसके चेहरे से गायब हो चुकी थी। मेरी तरह ही वो भी कई बार फ़ोन लगाए जा रही थी, शायद किसी का इंतज़ार कर रही थी। और एक पल के लिए उसे फ़ोन आया, उसने उठाया। पता नहीं उस 1 मिनट में क्या सुनने को मिला उसे। उसने कुछ बोला नहीं, लेकिन उसके हाथ से फ़ोन जैसे फिसल सा गया। ज़मीन पर फ़ोन गिरा था और उसके आँखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। मैं देख पा रहा था अंदर से वो टूट चुकी है, लेकिन इतने लोगों के बीच बैठी है ना, इसीलिए मुस्कुरा रही है। अब उसकी आँखों में वो आंसू देखने के बाद मुझसे रहा नहीं गया। जल्दी से मैं उठकर उसके पास जाकर बैठा और मैं उससे पूछने लगा, आपको कोई परेशानी तो नहीं ना? कोई परेशान तो नहीं कर रहा ना? मैं देख रहा हूँ आप कब से किसी का इंतज़ार कर रही हैं। तभी वो अपना सर झुकाकर कहने लगी, हम जिसका इंतज़ार करते रहते हैं हर बार वो नहीं आता। कई बार इंतज़ार ही रह जाता है। जब आपको धोखा मिल जाए तो वो इंतज़ार बहुत लंबा हो जाता है और शायद अब मैं और इंतज़ार नहीं कर पाऊंगी। ये गुलदस्ता आपके लिए, और ये अंगूठी भी अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए उसे कहा, नहीं देखिए इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो मेरे हाथ में वो डिब्बी पकड़ाकर, वो महंगे वाला गुलदस्ता पकड़ाकर रोती रोती बाहर की तरफ भागी थी। जैसे ही मैंने वो डिब्बी खोली, उसमें हीरे की अंगूठी थी।
महंगी हीरे को मैं पहचानता हूँ। ये देखते ही मेरे होश उड़ गए। कोई कितना भी किसी से झगड़ा कर ले, कोई किसी से कितना भी रूठ जाए, लेकिन इस तरह से कोई महंगी चीज छोड़कर नहीं भागता। मुझे डर सा लगा, अजीब सा एहसास हुआ था। जल्दी से मैं उठकर बाहर की तरफ भागा। वो लड़की आगे की तरफ भागी जा रही, सड़क के बीच। सामने से आ रही गाड़ियां कई बार उससे टकराती टकराती बची और मैं समझ गया था वो क्यों मेरे पास वो अंगूठी छोड़कर गई है। भागा मैं उसके पीछे। एक ट्रक के नीचे आने ही वाली थी कि उसे पकड़कर एक तरफ खींच लिया मैंने, और वो रो रही थी, मुझे धक्के मार रही थी, गालियां निकाल रही थी, और मैंने कहा नहीं, मैं छोड़ने वाला नहीं। देखो, इस तरह मरने की कोशिश मत करो। उसे बहुत समय समझाता रहा और वहीं पर बैठी बैठी वो रो रही थी। उसके वो सफ़ेद रंग के कपड़े गंदे हो चुके थे। कुछ लोग हमें पास से निकलकर गालियां निकाल कर जा रहे थे कि अगर इस तरह से झगड़ना है तो घर जाकर झगड़ो। अब उन्हें क्या बताता, हम मियाँ बीवी थोड़े ना हैं। मैं बस उसे बचाने के लिए इस तरह से खींच रहा था। फिर उसे संभलने के लिए कहा, कुछ बातें की, वो थोड़ी सी ठंडी हुई। फिर उसी रेस्टोरेंट में हम दोबारा गए थे। मुझे बहुत काम था घर में, लेकिन कोई भी काम किसी की जिंदगी से बड़ा नहीं होता। अगर आज मैंने उसकी जिंदगी बचा ली, काम मेरा भले ही डिले में चला जाए, मुझे फिर भी खुशी होगी। रेस्टोरेंट में मैंने उससे पूरा पूछा था सच क्या हुआ है, और उसने कहा कि उसका बॉयफ्रेंड कब से उसे धोखा देता आ रहा था। वो सोच रही थी शायद शादी के बाद बदल जाएगा। उसका अफेयर किसी और लड़की के साथ था। वो इसके पैसों से अय्याशी करता रहा और अंत में इसे लगा शायद वो शादी के बाद बदल जाए, इसीलिए वो उसे प्रपोज करना चाहती थी। लेकिन उस लड़के को शायद पता लग गया और वो यहाँ से भाग गया, वो भी गालियाँ देकर। वो कभी उससे शादी करना ही नहीं चाहता था, बस उसका इस्तेमाल करना चाहता था। और उससे काफ़ी ज़्यादा पैसे जब उसे मिल गए, उसकी ज़रूरत अब नहीं रही थी, और इस लड़की को लगा उसका वो प्यार उससे दूर जा चुका है। पूरा सच जानने के बाद अब उसे समझाना था सही तरीके से। मैं उसको कहने लगा, ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हें पता तो था वो कितना बुरा है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है आज तुम्हारी ज़िंदगी बदल गई। वो रो रो कर मुझे समझाती रही और मैं हंस हंस कर उसे समझाता रहा। यकीन मानिए 2 घंटे लगे मुझे, लेकिन उसका दिल हल्का ज़रूर कर दिया। वो अब गालियाँ निकाल रही थी उस लड़के को। मैंने कहा, निकालो, माँ बहन की निकालो, एक बार गुस्सा तो निकालो, अंदर रखने की ज़रूरत नहीं। गुस्सा अंदर भर जाए तो हमें नुकसान पहुंचाता है, गुस्सा निकल आए तो दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, और हमेशा खुद को नुकसान पहुंचाने से बेहतर दूसरे को नुकसान पहुंचाना होता है, ये मेरा मानना है। 2 घंटे बाद वो मायूस थी, अब गुस्से से भर गई थी। अब मैंने उसे कह दिया था, उसने तुम्हें लूटा है, जो गाड़ी तुमसे ली है वो तुम्हारे नाम से है या उसके नाम से। उसने कहा मेरे नाम से। मैंने कहा जो फ़ोन तुमने खरीदा था वो तुम्हारे नाम से था या उसके नाम से। उसने कहा मेरे नाम से। मैंने कहा हर चीज़ तुम्हें वापस मिल सकती है, और वो बहुत रोएगा। पुलिस में कंप्लेंट करो, कहो चोरी हुई है चीज़, फिर देखो गर्दन से पकड़कर पुलिस वाले लेकर आएंगे। वो और ज़्यादा खुश होने लगी। उसने कहा तुम मेरा साथ दोगे ना। मैंने कहा मुझे काम बहुत ज़्यादा है, देखो तुम फंसाओ मत मुझे, मैं इतना समय तुम्हारे साथ बिता चुका हूँ। वो ज़िद करने लगी और बहुत ज़िद्दी थी, सच में मुझे खींच कर ले गई। रात के 10 बजे तक पुलिस स्टेशन में हम कंप्लेंट करते रहे। उस रात जब मैं वहाँ से निकला था, मुझे गले से लगा कर गई थी और कह रही थी सुबह फ़ोन उठाना, घर से तैयार होकर निकल आना, पिक मैं तुम्हें खुद ही कर लूँगी। अब मुझे काम है, उसे कैसे समझाता, वो काम करने नहीं दे रही थी। सुबह ही मुझे घर से उठा लिया। उसके बाद उस लड़के की पिटाई जो करवाई उसने, वो खुश हो रही थी, मुस्कुराहट थी उसके चेहरे पर। पुलिस ने उस लड़के को पीटा, वो अलग से। जितना सामान इसके नाम से उसने खुद छीन रखा था, हर चीज़ निकलवाई इसने। कितना पैसा दिया था इस लड़की ने उस लड़के को, अब पता चला था। ये सब कुछ उसने बताया और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। ज़िंदगी जीने की नई कोशिश कर रही थी वो। जैसे उस लड़के पर गुस्सा उसे अब वो प्यार को दूर करने के लिए काफ़ी हो चुका था। मुझे क्या पता था, मुझसे दोस्ती उसे अच्छी लग गई थी, और अगले 3-4 दिन हर शाम वो मुझे कहती कॉफ़ी पीनी है, जल्दी पहुंच जाओ। मैं कहता काम बहुत है, वो घर पर पहुंच आती। गलती कर दी उसे अपना एड्रेस देकर, और शाम को वो गाड़ी लेकर वहां पहुंच जाती और मुझे लेकर वो कॉफ़ी शॉप पहुंच जाती। मैंने उसकी मदद की थी और वो चाहती थी कि मैं तुम्हारी मदद करूं। मैंने कहा तुम मेरी मदद नहीं कर पाओगे,
उसने कहा बताओ कोई लड़की तुम्हें पसंद है, मैं उस लड़की को तुम्हारे पास लेकर आऊँगी, उठाकर लेकर आऊँगी। बताओ पैसे की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ। काम में परेशानी है तो मुझे बहुत ऊंची पहुँच वाले लोग जानते हैं, सारे काम होंगे। बताओ मुझे तुम्हारी मदद करनी है। मैंने कहा मुझे मदद की ज़रूरत ही नहीं है, मेरी ज़िंदगी सच में काफ़ी अच्छी चल रही है। तो उसने कहा तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? मैंने कहा गर्लफ्रेंड? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। उसने कहा तुम्हारी उम्र 50 साल हो चुकी है, अब तक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी। मैंने कहा नहीं बनी तो मैं क्या करूं? मुझे काम से इतना ज़्यादा प्यार है कि लड़कियों से मैं दूर ही रहा। और वो ये बात मानने को तैयार नहीं। वो मुझसे 15 साल छोटी थी, लेकिन अब जैसे वो मेरे पीछे पड़ गई थी। मुझे काम करने ही नहीं देती थी। हर शाम मुझे उस कॉफ़ी शॉप में बुलाती और मुझे जैसे पटाने की कोशिश करती। मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं किसी लड़की से प्यार करूंगा कभी सोचा नहीं था। मुझे मेरे काम से इतना प्यार था कि दिल में किसी और के लिए जगह कभी बना ही नहीं पाया। और वो शिलापट जिसकी ट्रांसलेशंस मुझे चाहिए थी, कई बड़े लोगों को मैंने शिलापट की वो फ़ोटो कॉपीज़ भेजी हुई थी ताकि ट्रांसलेट करके वो मुझे वापस भेजें। अब तक वो नहीं मिली थी और मैं काम इस लड़की के कारण कर नहीं पा रहा था। इतने सालों में इस तरह मैंने कभी नहीं किया था, लेकिन पता नहीं क्यों बुरा नहीं लग रहा था। हमेशा जब मैं काम नहीं कर पाता था ना, किसी पर गुस्सा निकालता था, उसके कारण काम नहीं कर पाया। इस बार गुस्सा भी निकाल नहीं पा रहा, जैसे वो मुझे चाहने लगी थी और मैं भी उसे पता नहीं चाहने लगा था या क्या था। अब मुझे तमिलनाडु जाना था 5 दिनों के लिए। वो लड़की नहीं चाहती थी मैं वहाँ से जाऊँ, लेकिन मुझे लगा उससे कुछ दूरी बनाऊंगा फिर काम कर पाऊंगा। मैं कौन सा हमेशा के लिए दूर जाने वाला था। वो बहुत रूठी हुई थी, लेकिन फिर भी मुझे जाना था। प्यार का इजहार नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो नाराज सी थी। मैंने कहा 5 दिन। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, उसके बाद एक लड़की मुझे मिली, संध्या, जो रिसर्च कर रही थी एंशेंट संस्कृत पर। और जब उससे मैं मिला, उसका जैसे हाव भाव बिल्कुल मेरे जैसा, उसके बात करने का तरीका मेरे जैसा, और उसका पुरातन चीज़ों में वो रुझान बिल्कुल मेरे जैसा था। 3 दिन हम इकट्ठे काम करते रहे, संस्कृत के वो शब्दों का अर्थ निकालने की कोशिश करते रहे। और मैं कितनी लड़कियों के साथ काम कर चुका था, पता नहीं इस उम्र में आकर ऐसा लगने लगा था मेरा झुकाव लड़कियों की तरफ होने लगा है। संध्या मुझे पसंद आने लगी थी। अब मैं उस लड़की को पसंद करूं या इसे पसंद करूं, मेरा दिमाग उलझने लगा था। अब वो लड़की जो सबसे पहले मिली थी, वो भी मुझे शाम को फ़ोन किया करती थी, और उसका फ़ोन जब कट होता तो संध्या का फ़ोन आ जाता कि संस्कृत के इन शब्दों का अर्थ हम निकाल पाए हैं। इकट्ठे रिसर्च करते रहे हम। इसके बाद एक और बड़े शिलापट पर जो लिखा हुआ था उसकी ट्रांसलेशन भी पूरी कर ली थी। वहाँ जो लिखा हुआ था उसने और ज़्यादा डरा दिया था। विष कन्या उस शिलापट के ऊपर भी लिखा था, और नीचे लिखा हुआ था यहाँ रखी हर चीज़ श्रापित है, और ये श्राप किसी और तरीके से काम नहीं करता। विष कन्याएं आपको वो चीज़ हरने नहीं देती। विष कन्या हर कोशिश करती है उस चीज़ को आपसे छीनने की। ये चीज़ उन्हीं के पास सुरक्षित है और उन्हीं के पास सुरक्षित रहेंगी हमेशा के लिए। और नीचे लिखा था वो सुरक्षित कमरा जो विष कन्याओं के पास होगा वो शाप से भरा होगा। जो भी उस विष कन्या के उस दरवाजे के अंदर कदम रखेगा वो मारा जाएगा विष कन्या के हाथों। ऐसा जहर जिससे बचा नहीं जा सकता। अब उस शिलापट्ट पर ये था, और संध्या मुझे कह रही थी ये शिलापट्ट कहाँ से मिला है जिसकी तुम ट्रांसलेशन करते आ रहे हो, आखिर मिला कहाँ से है? काफ़ी कमाल की चीज़ है। तुमने वहाँ पैर तो नहीं रखा ना, कहीं तुम्हें कोई विष कन्या मारने ना आ जाए। तो मैं अपना दिमाग चलाने लगा था, क्या ये सच हो सकता है? जो पहले बड़े शिलापट पर मैंने पढ़ा था उस पर भी ये लिखा था कि अंदर पैर नहीं रखना है। मैंने पैर तो रखा था। वहाँ जितने भी लोग थे हर किसी ने पैर वहाँ रखा था, हर कोई अंदर गया था। क्या सच में वो लड़की की मौत जो हुई है, जो हमारी साथी थी, जो जहर देकर मारी गई, क्या उसका रिश्ता इसके साथ हो सकता है?
5 दिन बाद मुझे अपने शहर वापस आना था और संध्या ने मुझे मेरी गाल पर किस करके कहा था, वादा करो हम दोबारा मिलेंगे। वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी थी। वो कह रही थी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी उसे पसंद तो कर रहा था, लेकिन उससे कोई वादा नहीं किया था मैंने। वहाँ संध्या को छोड़कर जब मैं अपने शहर आया तो वो लड़की मेरे पीछे पीछे, अब वो भी मुझसे प्यार करने लगी थी। 50 की उम्र में आकर इस तरह लड़कियां मेरे पीछे पड़ने लग गई हैं। जब जवानी थी कोई लड़की मेरे करीब तक नहीं आई, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। अब हो क्या रहा है मैं समझ से बाहर पा रहा था। जब वहाँ उस शिलापट्ट के बारे में मैंने अपने साथियों को बताया और एक खबर थी जो इन शब्दों को उन तक पहुँचने से पहले मुझे डरा चुकी थी। 4 साथी और मारे जा चुके थे। कुल 20 लोग थे जो हम अंदर गए थे, उनमें से 5 मारे जा चुके हैं। वो लड़की पहले और 4 अब, और ये जो चारों मरे हैं इन चारों को जहर देकर मारा गया है। बड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी कि कोई पूरी टीम को मारने पर उतारू है और कोई भी ऐसा मिल नहीं पा रहा है जो शक के दायरे में हो। हर बार हर एक ऐसे मारा गया कि वो उस जगह अकेला था। एक साथी एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था। जब वो बाथरूम गया, वो बाथरूम के उस कमरे से बाहर ही नहीं निकला। अंदर मरा हुआ पाया गया। किसी ने उसे जहर दे दिया था। मुंह से झाग निकल रही थी। जबकि एक और लड़की जो अपने घर में मरी पाई गई, उसका पूरा शरीर नीले रंग का हो गया था और पाँव में एक सुई चुभी हुई थी। मारा हर किसी को जहर देकर गया था, लेकिन ढंग अलग अलग थे। अब मैं अपने सब साथियों से कांटेक्ट में आ गया था। मैं सबको ये कह रहा था कि जो शिलापट्ट पर लिखा हुआ है वो बात सच हो रही है। कोई मानने को तैयार नहीं था। हर कोई छुट्टी लेना चाहता था। हर किसी को डर था कि उसे भी मारा जा सकता है। जितने भी लोग मारे गए थे आसपास के इलाके में ही मारे गए थे और उनका मानना था टीम के लोगों को ढूंढ ढूंढ कर कोई मारने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए सब लोगों को बिखरना होगा। हम 15 लोग अलग अलग जगह जाने वाले थे। मैं गुजरात चला गया था। वो लड़की भी फ़ोन करके मुझसे पूछे जा रही कि मैं वहाँ क्यों गया हूँ, और संध्या भी मुझसे पूछ रही। मैं जैसे हर किसी से दूर होना चाहता था, किसी पर यकीन नहीं कर सकता, लेकिन ये 2 लड़कियाँ यकीन लायक थीं। अब यहाँ मेरा एक साथी जिसका नाम धर्मिंदर था, उसने मुझे फ़ोन करके कहा था मेरी शादी पर नहीं आओगे। मैंने कहा शादी? अबे तूने बताया तो है नहीं लड़की ढूंढ ली। उसने कहा हाँ ढूंढ ली। वो तमिलनाडु में शादी करने वाला था और उसने मुझे फ़ोन पर कहा था तुझे आना होगा, सब मना कर रहे हैं, तू तो आजा। मैंने कहा नहीं आ पाऊँगा, देख यहाँ भी ज़रूरी काम है। एक शिलापट्ट की जो संस्कृत के शब्दों की वो ट्रांसलेशन है, मुझे लगता है यहाँ पर मिल सकती है मुझे। यहाँ एक ख़ास जगह है जहाँ पुराने शिलापट्ट पाए गए थे, उनकी ट्रांसलेशन एक प्रोफेसर ने विदेशों में ढूंढ ढूंढ कर की थी। बेट द्वारका, मुझे बेट द्वारका जाना है और वो मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा था। बेट द्वारका में पहुंच गया था मैं। वहाँ शिलापट्ट जिसकी ट्रांसलेशन मैं करने वाला था, वहाँ पर मुझे कोई मिला था। हमारी टीम की एक मेंबर अपूर्वा, वो भी वहाँ पर पहुंची हुई थी बेट द्वारका में। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे अचंभा है, वो यहाँ कैसे पहुँच गई। और उससे बातों में मुझे पता लग गया वो मेरी बातों पर यकीन कर रही थी। वो खुद ढूंढने की कोशिश कर रही थी। शिलापट्टों की तस्वीरें उसके पास भी थी, उसकी ट्रांसलेशंस वो भी ढूंढ रही थी। और जिस शिलापट्ट की ट्रांसलेशन मैं यहाँ ढूंढने आया था, उसी शिलापट्ट की ट्रांसलेशन वो भी ढूंढने आई थी। उसका भी मानना था हम सब मरने वाले हैं, हम सबको विष कन्या मारने वाली है। उस जगह एक शाप था, विष कन्या उस शाप को पूरा करने के लिए यहाँ हमें मारने के लिए ज़रूर आएंगी। अब मैंने उससे पूछा था ये विष कन्याएं कहाँ से आई हैं? क्या वो जो मूर्तियाँ हैं उन विष कन्याओं ने चुराई हैं? क्या एक एक करके वो तलवार और वो सोने की चीज़ें भी चुराएंगी? उसका कहना था हाँ हो सकता है। अब उस शिलापट्ट की वो ट्रांसलेशन हम वहाँ पर ढूंढ तो पाए थे, उससे पहले बुरी खबर मिल गई थी। मेरा वो दोस्त जिसकी शादी होने वाली थी, कहते हैं कि वो सुहाग रात वाले दिन मारा गया। किसी ने उसे जहर दे दिया और उसकी जो बीवी थी वो मिल नहीं रही। जैसे उसे मारकर वो भाग गई
और वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी कि वो लड़की कहाँ रहती है, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी थी ही नहीं। कोर्ट मैरिज करने के लिए अभी वो पहुँचे नहीं थे तो डिटेल कोई जान ही नहीं पाया। उसने उस लड़की के बारे में किसी को बताया ही नहीं था। अब यहाँ बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ चुका था। अब वो जो शिलापट था जिसकी ट्रांसलेशन हमने की थी, वहाँ पर जो लिखा था सबसे भयानक, उसकी ट्रांसलेशन में हमने ये पाया कि वो जो विष कन्याएं हैं वो उस कमरे के अंदर जाने वाले को मारती हैं और उसका पीछा करके मारती हैं, उसे हर तरह से बहकाती हैं। अगर उसे लड़कियों का शौक़ है तो वो ऐसी लड़की बनकर आएंगी जो बहुत खूबसूरत होंगी और उसके बाद अकेले में वो उसे मारेंगी। जिसे धन का शौक़ है वो धनवान बनकर आती हैं। जिसको जैसा शौक़ वो उसका शौक़ पूरा करने के बाद उसे मौत के घाट उतार देती हैं और वो ऐसा बहुत जल्दी जल्दी करती हैं। हमें बस उसके बाद किसी भी औरत पर भरोसा नहीं करना है। वो अलग अलग तरीके से मारने के लिए करीब आती ही रहती हैं। ये पता करने के बाद अपूर्वा ने कहा था, एक लड़की मेरी नई नई दोस्त बनी है और वो हमेशा मुझे जैसे घर आने के लिए कहती रहती है। तुम्हें तो पता है ना, मुझे लड़के नहीं पसंद, मुझे लड़कियां पसंद हैं और वो हमेशा मुझे घर आने को कहती रहती हैं। मेरा मन भी करता है, क्या वो विष कन्या हो सकती है? मैंने तब अपूर्वा की तरफ देखते हुए कहा था, 2 लड़कियां तो मेरे भी पीछे पड़ी हैं, संध्या और वो लड़की। कमाल है, उसके बाद से ही ये सब कुछ होना शुरू हुआ ना। अब अपूर्वा की आंखें भी खुली हुई थी और उस शिलापट्ट पर लिखे हुए वो शब्द जैसे हमें समझा रहे थे। वहाँ तब फ़ोन आया था संध्या को और संध्या ने खुद मेरी लोकेशन बता दी थी, पता नहीं कैसे। उसने कहा, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मैं आ रही हूँ वहाँ पर, इंतज़ार करना मेरा। और वो लड़की ने फ़ोन करके भी कहा था, उसे भी पता है मैं कहाँ पर हूँ। उसे तो मैंने एड्रेस बताया था। वो वेट द्वार का अगली सुबह पहुंचने वाली थी मुझसे मिलने के लिए। उसका कहना था, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, मैं तुम्हारे साथ एक होना चाहती हूँ, तुम्हारा शरीर पाना चाहती हूँ। ये कहकर वो जैसे मेरे करीब आना चाहती थी। मैं अपूर्वा की तरफ देख रहा और अगली सुबह हमें जो खबर मिली उसने हमारे होश उड़ा दिए थे। हमारे सभी साथी एक रात में मारे गए थे। किसी के बस के अंदर सुई चुभोई गई, किसी के टैक्सी के अंदर सुई चुभोकर जहर दिया गया, किसी को जहर का प्याला पिलाया गया। एक रात में सारे के सारे लोग मारे जा चुके थे। मैं और अपूर्वा बचे हुए थे और अपूर्वा रो रही थी बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा था जैसे मौत हमारे करीब है। हमें मारने के लिए भी वो विष कन्याएं आएंगी, वो हमें बख्शने वाली नहीं। उस दिन हमने एक डिसीज़न लिया था कि हम इस शहर से बाहर निकलेंगे, किसी को नहीं बताएंगे हम कहाँ पर हैं। ऐसी जगह जाएंगे जिसकी जानकारी किसी को हो ही ना। मैं डिपार्टमेंट तक को नहीं बताऊंगा, अपने फ़ोन भी बदल दूंगा। अपूर्वा मेरे साथ थी, हमने ऐसा ही किया। हम वहाँ से निकल पड़े थे और संध्या को भी ये नहीं पता था और उस लड़की को भी नहीं पता था हम कहाँ जाने वाले हैं। पूरा दिन हमने सफ़र किया और मैं अब आपको भी बता नहीं सकता हम कहाँ पर गए थे। रात के वक्त उस सड़क के किनारे बने उस होटल में हम रह रहे थे। रात के 11 बजे दरवाज़ा खटखटाया गया था। दरवाज़ा जब अपूर्वा ने खोला, सामने संध्या खड़ी थी और चीख रही थी, तुम निकल क्यों आए? तुम्हें पता है तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे कोई पड़ा हुआ है। मैंने कहा, कौन और तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पर हूँ? संध्या मुस्कुरा रही थी। उसके बाद जो अपूर्वा ने अपनी जेब से चाकू निकालकर संध्या की गर्दन में डाला, संध्या वहाँ पर तड़पने लगी थी और अपूर्वा ने मुझे कहा था, चलो जल्दी भागो जल्दी। मैं अपूर्वा का हाथ पकड़कर वहाँ गाड़ी में बैठ वहाँ से दूर जा रहा था और हमारी गाड़ी के पीछे भाग रही थी वो लड़की। अब मुझे सब समझ में आया। 2 विष कन्याएं,
वो संध्या और वो लड़की दोनों एक साथ उस गाड़ी के पीछे भागी थी और उनकी रफ्तार कितनी तेज थी। गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी और तब भी वो पीछा कर पा रही थी। लेकिन रफ्तार जब उसके बाद बढ़ गई, हम बहुत दूर निकल आए। तब अपूर्वा मेरी तरफ देख रही थी और मैं उसकी तरफ। इससे बचेंगे कैसे? वो आखिरी शिलापट में कुछ ना कुछ तो होगा ना। उसकी ट्रांसलेशन हमें चाहिए होगी। उसकी ट्रांसलेशन हमें चाहिए होगी। उसके बाद मुझे अपूर्वा ने वो ट्रांसलेशन दी थी। वो काफ़ी समय पहले वो ट्रांसलेशन कर चुकी थी। वो पन्ना जब वहाँ रुकी हुई गाड़ी में उसने मेरे हाथ में पकड़ाया था, मैं जल्दबाजी में उसे पढ़ना चाहता था और वहाँ लिखा हुआ था, इसका अंत तब होगा जब हर एक जो वहाँ गया उसका अंत होगा। सभी सामान वहाँ से निकाला जाएगा और फिर से एक नई जगह पर रखा जाएगा उन विष कन्याओं द्वारा। इसके बाद मैं अपूर्वा से पूछने लगा, तो मरना ही आखिरी रास्ता है? सब मरेंगे, उसके बाद ही अंत होगा? और अपूर्वा ने मुस्कुराते हुए मुझे एक अखबार पकड़ाई थी जिसके नीचे खबर थी। वहाँ नीचे खुदाई में मिला हर सामान गायब हो चुका था। तलवार भी गायब हो गई, किसी ने चुरा ली। वो मूर्तियाँ तक गायब हो गईं और मैं अपूर्वा से अब यही जानना चाहता था, क्या करें, अब कहाँ जाएं? अपूर्वा ने अपने मोबाइल पर एक तस्वीर दिखाई थी। वो तस्वीरें जो हमने अंदर खींची हुई थी। वहाँ पर 2 मूर्तियाँ उस दरवाजे के दोनों तरफ थीं, लेकिन ध्यान नहीं दिया। उस कमरे के अंदर छत के बिल्कुल बीचों बीच एक और मूर्ति बनी हुई थी, एक और विष कन्या की। 3 विष कन्याओं की मूर्तियां थीं और मुझे अपूर्वा ने कहा, वो मूर्तियां नहीं, विष कन्याएं हैं, विष कन्याएं। और मैं घबराते हुए अपूर्वा की तरफ देख रहा। इसका क्या मतलब? वो जो मूर्तियां गायब हुई, किसी ने गायब नहीं की। वो जिंदा विष कन्याएं थी जो पत्थर बनकर रहती हैं और वहां से चली गई बदला लेने के लिए। तब अपूर्वा ने कहा था, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और सिर्फ 2 विष कन्याएं नहीं हैं, 3 हैं। 2 पीछे रह गई, एक तुम्हारे साथ। अपूर्वा की आंखों का रंग लाल हो गया था। यह अपूर्वा थी ही नहीं। अपूर्वा का वेश धारण किए कोई और भयानक सा चेहरा, बिल्कुल वो मूर्ति की तरह। उसके नीचे के कपड़े थे, ऊपर के नहीं, बिल्कुल उस मूर्ति की तरह। और उसने मेरे माथे पर अपना वो नाखून चुभोया था। वहाँ मैं गाड़ी चला रहा था, लेकिन हाथ पांव मेरे सन्न होने लगे थे। और उसने मुस्कुराते हुए कहा था, अपूर्वा तो कब की मर गई, अपने घर में उसकी लाश पड़ी है, अब तक किसी को मिली नहीं। तुम्हारे साथ भी वो होगा जो तुम्हारे लिए बना हुआ है। मेरी गाड़ी एक पेड़ से टकराई थी और मेरे साथ बैठी अपूर्वा जैसी वो विष कन्या वहाँ से गायब हो चुकी थी। मेरा शरीर धीरे धीरे ठंडा फिरने लगा। मुझे लगा मौत ऐसे ही होती है ना। गला घुटने सा लगा था, शरीर सन्न सा होने लगा था। और एक्सीडेंट देखकर कुछ लोगों ने मदद करने की कोशिश की थी, शायद मैं बचा लिया जाऊं। हर कोई जिसकी लाश मिली थी वो मारा गया था, बस मैं जिंदा था जिसे अस्पताल पहुंचाया गया। उसके बाद मेरा शरीर काम नहीं कर रहा। मेरे शरीर को जैसे लकवा मार गया था। मेरी एक तरफ का शरीर चल रहा था, एक तरफ की आंख चल रही थी, होंठ चल रहा था, एक बाजू एक टांग, जबकि दूसरी तरफ का शरीर का हिस्सा बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। इस तरह मैं जिंदा तो बच गया था, लेकिन वो विष कन्या शायद दोबारा आए मुझे मारने के लिए, क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ। और मैं जानता हूँ मैं बचूंगा नहीं, मैं नहीं बचूंगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। 5 साल पहले ये घटना हुई थी।
आज तक मैं मारा नहीं गया और इस सवाल का जवाब धीरे धीरे मेरे समझ में आया था। मुझे मारना चाहती ही नहीं थी। एक पैर रखा था मैंने अंदर, आधा ही गया था मैं उसके अंदर और मेरे आधे शरीर को लकवा मार गया। जैसा वो चाहती थी वैसा हुआ। सज़ा बराबर दी गई, ना ज़्यादा ना कम। आज भी मैं पलंग पर लेटा हुआ हूँ। मेरे लकवे का कोई इलाज नहीं हो पा रहा। डॉक्टर भी यकीन नहीं कर पा रहे ये कैसा जहर था जो आधे शरीर पर काम किया। हम आज तक ऐसा जहर बना नहीं पाए जैसा जहर मुझे दिया गया मारने के लिए। और डॉक्टरों का मानना है कि उन्होंने मुझे बचा लिया, सिर्फ लकवा हुआ। लेकिन मैं जानता हूँ मुझे अस्पताल नहीं भी ले जाया जाता तो मैं मारा नहीं जाता। मेरी सज़ा मेरे आधे शरीर को दी जाती और उन्होंने वैसा किया। वो विषकन्याएं कहाँ गई कोई नहीं जानता। वो खजाना, वो सोने की चीज़ें कहाँ गई कोई नहीं जानता। तलवार भी म्यूज़ियम से गायब हो चुकी थी। दोबारा शायद किसी न किसी गुफा में, किसी न किसी जगह दफन होगा वो खजाना और वो पत्थर की विष कन्याएं उसकी सुरक्षा कर रही होंगी। और वो शिलापट्ट जो गायब हो गए हैं वहाँ लगा दिए गए होंगे चेतावनी के तौर पर। अगर कोई अंदर गया तो वो मारा जाएगा विष कन्याओं के हाथों। मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करता, लेकिन कहते हैं मरते हुए इंसान झूठ नहीं बोलते। मैं भी झूठ नहीं बोल रहा।